अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम और के मेहमान में आज मेहमान शख्सियत का ताल्लुक अदब की दुनिया से है। कहते हैं शायरी दिल से दिल तक का सफ़र है और इस सफ़र में उन्होंने यके बाद दीगरे कई चुका देने वाली किताबें लिखी और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफसाने और नावल निगारी में भी खूब नाम कमाया। जी हाँ, अदब की दुनिया से शगफ रखने वाला हर इंसान अली अकबर नातिक के नाम से बाखूबी वाकिफ़ है। ना सिर्फ अदबी शख्सियत हैं बल्कि एक बेहतरीन आर्किटेक्चर भी हैं। बड़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हम धरती के पहले कीड़े, हम धरती का पहला मांस, दिल के लहू से सांस मिलाकर सुच्चा नूर बनाते हैं। अपना आप ही खाते हैं और रेशम बुनते जाते हैं। ख्वाब नगर की खामोशी और तन्हाई में पलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र आपने। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया और आज हम एक अदबी शख्सियत के साथ गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे मेहमान होंगे। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपके अपब्रिंगिंग कहाँ से हुई, आपका बैकग्राउंड क्या है? बहुत शुक्रिया नौशीन, आपने मुझे ये वक़ार बख्शा के मेरे साथ गुफ्तगू करने आए। बात यह है कि चूँकि मेरा देहाती पस मंज़र है, एक देहात में रहता था, बल्कि मेरी एक नज़म भी है, बावरा छोकरा देहात पर ही है कि देहाती लड़का परिंदों के पीछे भागता है। जो देहात के मामलात हैं, भैंसों को चारा डालता है, फिर स्कूल भी जाता है, फिर किताबें भी पढ़ता है, तो वो पूरा एक पाकिस्तान के किस देहात एक से? पैकेज होता है। ये वस्ती पंजाब का शहर है उकड़ा। अच्छा। उसके पास ही शहर के एक गांव है 32L। ओके। वो चक होते हैं उधर, तो इस तरह उन चकूक में ही लोग रहते हैं। गाँव का वो दो तरह के इलाके हैं पाकिस्तान में, गाँव और चक। जो नहरी निज़ाम के इलाके हैं उनको चक कहा जाता है। अच्छा, नातिक साहब, 32L आपने कहा, आप वहाँ के रिहायशी हैं, तो 32L में रहने वाले नातिक साहब को कब ये पता चला कि उनके अंदर एक शायर मौजूद है? अदबी जो सफ़र है आपकी ज़िंदगी का, वो कब शुरू हुआ? देखिए, शुरू में तो मेरे ख्याल में कोई एहसास नहीं था। बचपन में खेलना, काम करना, स्कूल जाना, लेकिन मैट्रिक में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं मिसरा कह लेता हूँ, मैं शेर कह लेता हूँ। चूँकि शायरी पढ़ना शुरू दिन से ही काम था, और घर में भी वालिद साहब भी वारिस शाह, बुल्ले शाह, शाह हुसैन और इन सबको पढ़ते थे। अच्छा। मैं भी पढ़ता था। फिर मेरे चचा भी शायरी से काफ़ी शगफ रखते थे, तो वो मुझे शौक़ था। फिर उर्दू शायरी से ही शौक़ हुआ। तो बचपन से शायरी का और लिटरेचर का तो मेरे ख्याल में छठी क्लास से ही मैं उसको पढ़ना शुरू हो गया था। अच्छा। तो और दूसरी तरफ ये है कि हमारे जो इलाके हैं देहात के, वो बड़े सरसब्ज़, नहरें, पानी, नदी नाले और बागात बहुत थे और परिंदे बहुत थे। तो आपको ऐसा माहौल मिले, फिर आप शायरी भी पढ़ते हों और चीज़ें देखते हों। फिर दूसरा ये है कि कोई गमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, जिसमें इंसान जो है, जो शायरी बच्चों को मयसर आ जाते हैं कि सर पे पूरा एक डंडा होता है कि आपने ये रट्टा लगाना है, ये करना है। तो पढ़ना तो हमारा स्कूल का सिलेबस पढ़ना जो सानवी हैसियत रखता था। सही। खेलना, काम करना, ये पहली तरजीह होती थी। तो उसमें इंसान शायर ना बने तो क्या करे। सबसे पहले क्या लिखा था आपने? कोई शेर था, कोई नसर थी, कुछ? शेर था पहले, सबसे पहले। अच्छा। एक शेर कहा था और उससे फिर अंदाज़ा हुआ कि मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ। और इस सिलसिले में आपने किसी से हेल्प ली जब आप शुरू में लिखने लगे थे? तो नहीं, शायरी में हेल्प तो दरअसल मैंने जो शुरू में किताबें पढ़ी हैं उन्हीं से मेरा वो इनर तैयार हुआ। अच्छा। शायरी में या नसर में कोई ऐसा, मतलब जिसने बताया हो हाथ पकड़ के कि ऐसे लिखते हैं, ऐसे कहते हैं, तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। अलबत्ता मैंने
शुरू में जो जिन क्लासिक शोरा को पढ़ा है और क्लासिक नसर पढ़ी है, मसलन नसर में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैं, रतन नासर शार हैं, इनको बहुत पढ़ा। और फिर एक किताब है, शायद वो आपने कभी नज़र से गुजरी हो, मुफ्ती जाफ़र हुसैन की है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के असल में खुतबात हैं वो। और वो ज़बान बहुत क्लासिक है, यानी जुमला जो पहले ही अरबों में कोई सीधे उलट तरीके से जुमला कहते हैं इस तारे से, लेकिन वो जो हज़रत अली की नहजुल बलागा, इसका नाम ही इसलिए है कि बलागत की सबसे बुलंद मयार, तो उसका मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने तर्जमा किया है, तो वो बहुत मैंने पढ़ी। उससे मेरे इस्तारे बनाने में बहुत मुझे हेल्प मिली, और वो शायरी के अंदर इस्तारों का ही काम होता है। तो अभी ये मैंने आपकी नज़्म पढ़ी, रेशम बुनना खेल नहीं है, इसका तकाबुल किया गया गोटी की नज़्म से, जो उनका भी एक थीम था रेशम। तो आपने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो आपकी राइटिंग को सराहा जाएगा? असल में मुझे तो ज़ाहिर है, मैं जब गांव में देहाती एक लड़का, उस बेचारे को क्या पता है कि गोइटे कौन है। और वो तो कराची में जर्मन वालों ने एक काम किया कि दुनिया के 50 ज़बानों की शायरी को वो ट्रांसलेट करें, तो हर ज़ुबान से एक एक शायर उन्होंने, तो मुझे उर्दू से उन्होंने मुंतखब किया। तो जब वहाँ गए तो ये नज़्म भी ट्रांसलेट होने के लिए वहाँ पे जर्मन ज़बान में पेश की गई। 4 शायर बैठे थे, मुतरजम बैठे थे। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने फिर गोइटे की एक नज़्म निकाली कि एक शायर जो है वो बादशाह के दरबार में जाता है और बादशाह कहता है कि अपना तारफ़ करवाओ। तो वो कहता है कि मेरा तारफ़ ये है कि मैं एक रेशम का कीड़ा हूँ जो तुम्हारे दरबार में रेशम बुनूँगा। तो इस नज़्म को फिर उन्होंने कहा कि देखिए वो 4000 साल पहले का शायर और आप अब के, और या 2500 शायद, तो किस तरीके से दो शायर जो हैं एक ही तमसील को इस्तारा बनाते हैं और रेशम को कैसे वो क्रिएटिव में लेके आते हैं। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा, गोइटे की भी एक नज़्म है। अच्छा, नसर में नौलखी कोठी जो है वो आपका जो नावल है उसने आपकी वजह शोहरत बना। ये बताएं कि बुनियादी तौर पर तो शायरी आपकी शनाख्त थी, तो फिर नावल निगारी और अफसाने की तरफ कैसे आना हुआ? मैंने दोनों बराबर ही शुरू किए हैं। अच्छा। भी, हाँ जी, मैंने नसर भी उसी वक्त ही शुरू की है और शायरी भी। मैं छोटे छोटे खाके लिखता था जब मैं गांव में था, तो अपने पड़ोसियों के और मोहल्ले वालों के ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लिखता था। तो जब मैं यहाँ पे अकादमी अदबियात में आया तो मैं देख रहा था कि कौन क्या लिख रहा है और क्या कर रहा है। तो फिर मैंने अफसाने थे मेरे 5, वो मैंने एक आज रसाला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रसाला, उसको भेजे, और 10 नज़में एक और दुनियाज़ाद है एक रसाला, उसमें भेजी। तो दोनों बराबर ही छपी हैं, 10 नज़में एक रसाले में और 5 अफसाने एक रसाले में। तो मेरी इब्तदा जो है वो नज़्म और नसर दोनों में यकसां हुई है और दोनों को एक बराबर हाइप पे मिली है, शोहरत मिली है। ठीक है। अली अकबर नातिक साहब, ये बताएं कि बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर आपके काम को सराहा गया और कहाँ कहाँ से आपको ये जो है वो पज़ीराई मिली? मुझे कमोबेश दुनिया के जिन मुल्कों में उर्दू की ट्रांसलेशन हुई है या जहाँ पे उर्दू पढ़ी जाती है, समझी जाती है, तो सब इलाक़ों में, मसलन इंग्लिश में मेरी ट्रांसलेशन हुई, अली मदी आशमी हैं, फैज़ साहब के नवासे, उन्होंने मेरी एक ये कायमदीन जो है ये उन्होंने ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में। अच्छा। तो वो, और इसी पे आपको आई थिंक सो UBL अवार्ड भी मिला है ना, कायमदीन? इसी पे मिला। तो ये पहले ऑक्सफोर्ड ने छापी, ऑक्सफोर्ड प्रेस ने छापी। ओके। तो वो पेंगुइन ने छापी फिर इंडिया से। तो इंडिया में मेरी पज़ीराई काफ़ी हुई। अभी बल्कि इसके 4 अफसानों पे पिछले 2 साल से थिएटर चल रहा है। अच्छा। थिएटर, पृथ्वी थिएटर में या NCPA में और मुख्तलिफ हैदराबाद, दक्कन में, कानपुर में, वो पूरे हिंदुस्तान में इन अफसानों पे थिएटर भी चल रहा है वहाँ पे।
तो अली अकबर नातिक साहब, आज मेरा दिन आपके साथ है। एक अदबी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को हम एक्सप्लोर करेंगे, तो चलें आप कुछ। जी जी ज़रूर चलें। नातिक साहब, अदब तो आप अदबी शख्सियत हैं, लेकिन आपकी शख्सियत का एक और पहलू भी है, और वो ये है कि आपको तारीख़ी जगहों से और तारीख़ से भी एक लगाव है। आर्किटेक्चर के हवाले से आप बहुत शगफ़ रखते हैं, ये बताएं इस हवाले से आपने क्या काम किया? आर्किटेक्चर के हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ इमारतें बनाई हैं, मस्जिदें बनाई हैं और उनके डोम्स, मीनार अच्छा। बहुत सारे तैयार किए हैं, और ख़ुद अपनी हवेली बनाई है। मैंने कुछ दोस्तों के घर भी बनाए हैं। अच्छा। और हमारे ये एक ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं, उसका घर बनाया है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो वज़ीर सेहत भी है। ओके ओके। और हमारे शराज हैदर साहब है, उसका घर बनाया है। तो अभी ये यहाँ पे एक इमारत बना रहा हूँ मैं, और ये एक यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा। और बहुत बड़ा ये अदारा है, तो इस पे वो काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह। आर्किटेक्ट के बारे में भी आपने पढ़ा है, रिसर्च वगैरह करते हैं? पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी अदारे से पढ़ा है, लेकिन मैं उसमें ज़ाती तौर पे बहुत कुछ पढ़ा है, जाना है, और लेकिन वो ज़ाती तौर पे और अमली तौर पे उसको किया भी है। तो ये वो कंस्ट्रक्शन है जो वो तैयार हो रही है। अच्छा। और इसमें ये पहला उसका कम्प्लेक्स है, तो इस तरह के 8-9 कम्प्लेक्स बनेंगे इस अदारे में। अच्छा, वाह, नाइस, तो ग्रेट। इसमें हमने ख्याल रखा है कि ब्यूटीफुल ब्रिक्स वर्क। जी, ये 4 मंजिला होगा, और आखिरी मंजिल पे तमाम के तमाम डोम्स होंगे। ये बुर्ज है, इस पे भी डोम होगा, 2 इसके दरमियान दरवाजे हैं। किस तर्ज की कंस्ट्रक्शन होगी, मतलब ये जो डिज़ाइन है मुगलिया दौर का है कुछ? ये मुग़ल भी है, इसमें गोथक भी है, और ये तुगलक आर्च भी है इसके अंदर। अच्छा। तो हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये नकल भी ना हो, और इसमें क्रिएटिव राइटिंग की तरह इसके अंदर भी वो तख्लीकी काम हो और अपना हो। ओके। तो इंशाल्लाह ताला इसमें ये देखिए ना कि आर्चेस जो हमने लगाई हैं जी, ये नीचे डबल आर्च है, नीचे दाराशाही है, ऊपर गोथक है, और दोनों नोकी हमने कर दी है। तो जैसे हमारी साबका इमारतें बनती थीं, और उस तरीके से इनको हमने डिज़ाइन किया है। अंदर चलते हैं। अंदर वो मरकज़ी दरवाजे से हम अंदर आते हैं। तो ये साइड का दरवाज़ा, इसके आगे एक और दरवाज़ा भी है। तो मरकज़ी दरवाज़ा ये है। ये वो मेन एंट्री है, ये सामने आप दाखिल होंगे तो वो डोम आ जाएगा। और ये एक कॉरिडोर भी है जिसको बरामदा कहते हैं, बरामदा कहते हैं। इसका ये दाराशाही डार्ट है, और इसको नोकी किया है आपने। अच्छा। और ये इसकी जो है वो स्पेस इतनी है कि वो एक पूरा एक हैबत भी नज़र आए, और बहुत अच्छा लगे आँखों को। डाटे हमने तमाम, यहाँ पे लेंटर नहीं है, इसकी बरामदे की तमाम डाटे जो हैं इनको हमने, ये गुलाम गर्दिशें भी कहते हैं इनको, गुलाम गर्दिशें जी, इसको हमने डाटे ही रखी हैं इसकी, और मुकम्मल ईंट, छत ईंट की है। ओके। नातिक साहब, ये छत नहीं है, आर्किटेक्चर भी आपकी शायरी की जैसा है। इस तरफ भी ऊपर बुर्ज के अंदर से हमने सीढ़ियाँ की हैं, और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से सीढ़ियाँ भी की हैं। ये इसकी 14.5 फुट छत है, पहली छत जो हमने, ताकि ठंडा भी रहे, और इसमें किसी एसी की ज़रूरत नहीं है, एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों को मतलब हर तरफ से आपको बड़ा
आरामदेह भी होगा। सर ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था और अभी कितना अरसा और लगेगा इसको कंप्लीट ये होने 1 साल हुआ है और इंशाल्लाह ताला 6-7 माह और लगेंगे हम इसको। ये 106 कमरे हैं में? अच्छा। और इसमें बहुत कुछ है और तमाम आर्चिज़ में है ये काम। इसमें किसी भी जगह पे हमने लेंटर का इस्तेमाल नहीं किया है। वो इस वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 साल से तो ऊपर जा ही नहीं सकता ना, हद 50 साल होता है। तो ये 500-600 साल का हमारा चूँकि एक ये है कि इतनी देर तक तो कम से कम इमारत रहे, तो वो आर्चिज़ के बगैर ये नहीं रह सकती। मास्टरपीस एक आप बनाने जा रहे हैं और ये इंशाल्लाह तारीख इसको याद रखेगी। इसकी छतें जो हैं ये 14.5 फुट पे है पहली छत। अच्छा। और वो भी आर्चिज़ में है और हर 30 फुट पे हमने एक गुंबद, जैसे कि ये गुंबद सामने आप नज़र आ रहा है आपको डोम, तो ये किया है। और ये भी टोटल आर्चिज़ पे खड़ा हुआ है। इसकी एंट्रियाँ सारी आर्चिज़ पे हैं। अच्छा। और वो आर्चिज़ जो हैं वो हमने अपने ज़ाविये पे लगाई हैं। अच्छा। हमने किसी की नकल नहीं की और इस मामले में हमने कोई लिहाज। ठंडा रहेगा, इसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से, और गर्मी सर्दी इस पर कोई असर नहीं करेगी क्योंकि ये मुकम्मल ब्रिक्स वर्क है। ब्रिक्स वर्क है जी। ग्रेट। तो नौशीन साहबा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें किसी की मुदाखलत फिर उसको ख़राब कर देती। तो ये फ्री हैंड, और मैं चूँकि ये एक तख्लीकी काम भी है, तो राजा नासराबाद साहब ने इसमें मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है कि जो चाहें करें और इसमें कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है। फिर मुझे इसके बनाने में मज़ा भी आ रहा है और इंशाल्लाह इसको ऐसा बनाएंगे कि आने वाले लोग देखेंगे कि कैसा है। अब ये इसका दूसरी यानी फर्स्ट फ्लोर है ये इसका। अच्छा। इसकी छत भी हमने, आप देखेंगे ये 14 फुट के करीब है और 2 फ्लोर और भी होंगे। 2 फ्लोर इसके और भी हैं, तीसरा और फिर चौथा। चौथे पे मैंने आपसे कहा कि मुकम्मल डोम होंगे। ओके। वो 35-40 डोम होंगे इस पे, वो चारों तरफ, और दरमियान में एक हवेली नुमा एक चीज़ होगी। कोर्टयार्ड होगा या हॉल टाइप? हॉल होगा, नहीं कोर्टयार्ड होगा, सहन जिसे कहते हैं हाँ वो होगा। तो ये जो है ये दूसरा है हिस्सा। अच्छा। और इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा मंजर तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को, और ये एक देखिए इमारत जो होती है वो जमालियात है, इल्म जमालियात है। तो आपकी इमारत आटे की मिलें नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर तालीमी अदारों की इमारतें, ताकि आपको बैठे हुए स्टूडेंट्स को बताते हुए, अब जब यहाँ पे स्टूडेंट बैठेंगे तो वो इसको देखेंगे भी और ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे तालीम में, इसको बनाने में, ऐसी चीज़ों को देखने में। तो उससे एक मुआशरा तरक्की करता है। जब हम मतलब पूरा कंक्रीट वर्क करते हैं तो वो उससे चीज़ें जो हैं गैर जमालियाती हो जाती हैं। और मैं चूँकि शायर हूँ और इस चीज़ को ज़्यादा फील करता हूँ, तो इसलिए मैं उसको ऐसा करने में कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर और खूबसूरत से खूबसूरत हो। एक इसका ये है दरवाज़ा, ये छोटा है, एक इसी तरह से दूसरी तरफ है। नातिक साहब, आज भी बरसगीर में, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी पुरानी हिंदू की इमारतें मौजूद हैं, वहाँ पर ये कंजस्टेड सीढ़ियों का स्टाइल है। जबकि अगर हम न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करें तो लोग ज़रा प्रेफर करते हैं वाइड और उस तरह की। आपने भी इसी को चूज़ किया है, इसी कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ऐसी ख़ास भी नहीं है, लेकिन आपने देखे कि जो आपने मिसाल दी कि हिंदू कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ पे है, तो उनके यहाँ जो मंदिर हैं वो मंदिर अंदर से बहुत वो क्लोज़ हैं। हिंदुओं के मंदिर अंदर जगह बहुत कम है, बाहर ईंटें बहुत ज़्यादा होती हैं उनके। तो जब अंदर जगह कम थी तो उन्होंने फिर ऊपर जाने के लिए उसकी सीढ़ियाँ भी बहुत कम आ सकती हैं, कंजस्टेड हो सकती हैं। तो इस हवाले से दूसरा ये है कि उनके मंदिरों के यहाँ अक्सर पुजारी जो थे वो अपनी हिफाजत का भी, अब इस सीढ़ी में एक से ज़्यादा आदमी ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, एट अ टाइम। तो जी, तो एक आदमी का मुकाबला करना आसान है,
बजाय इसके कि पूरा काफ़िला ऊपर चला जाए। और वो हिफाजत का जो निज़ाम पुरोहितों के यहाँ था वो बहुत मानी रखता था। तो वो सीढ़ी सिर्फ एक आदमी के चढ़ने के लिए, ताकि जो ऊपर अगर कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ऊपर का आदमी एक ही जा सके, ताकि वो कंट्रोल भी किया जा सके, कंट्रोल भी हो सके। तो इस लिहाज से तो, लेकिन ये यहाँ पे जो हमने ये वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे चूँकि ये बुर्ज है तो बुर्ज में सीढ़ियाँ, ये सिर्फ सीढ़ियाँ हैं अंदर। अच्छा। इसमें कोई हमने रहना नहीं है। सही। तो ये चौकीदार के लिए या ऊपर बैठ के जो दूरबीन लगाए बैठा है या जो चौकीदार है वो बुर्ज पर मौजूद होगा, तो उसके लिए है। ये कोई स्टूडेंट के लिए ये जगह नहीं है चढ़ने के लिए। चले। सर, इस इमारत को देखकर ये महसूस होता है कि आपकी शायरी और ये आर्किटेक्चर फन, ये सब इंटरलिंक हैं, और एट द सेम टाइम ये आर्ट भी है और साइंस भी है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपने ठीक बात कही है। असल में जितने आर्ट के शोबे हैं, मौसीकी है, पेंटिंग है, या आर्किटेक्चर है, डिज़ाइनिंग है, शायरी है, फ़िक्शन है, अफसाना-नगारी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें दरअसल एक दूसरे से रिलेट हैं, एक दूसरे से लिंक करती हैं। आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसके अंदर दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो एक शायर के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर वो शायर ना होता तो वो साइंसदान होता, अगर वो शायर ना होता तो मौसीकार होता, क्योंकि तमाम जमालियात के शोबे एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं और यही वो ज़िंदगी है जो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देखना कि एक नावल में नफ्सियात है, इंसानी जहनों की पूरी नफ्सियात, मुआशरे की और समाज का वो पूरा एक स्ट्रक्चर चलता है उसके अंदर। वो बयान करता है लोगों की जहनों को, उनकी नफ्सियात को। तो वो नावलिस्ट अगर किसी इमारत में काम करेगा तो वो इमारत की नफ्सियात भी इंसानी जहनों के साथ जोड़ देगा और वो तख्लीकी पहलुओं से सोचेगा। वो पूरा तख्लीकी पहलुओं पे जाएगा। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर, तो वो मैदे के डॉक्टर हैं, तो वो शायरी का बहुत मुताला करते हैं, फ़िक्शन का बहुत मुताला करते हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि वो पेशावर में होते हैं, डॉक्टर शब्बीर हुसैन। तो उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल ये इंसान जो है, जो राइटर है, जो कुछ सोचता है, वो वो पूरे जिस्म के अंदर सरायत किया हुआ है। तो जब तक इंसान की नफ्सियात नहीं आप पढ़ सकते, तब तक आप उसका इलाज नहीं तभी इलाज नहीं कर सकते। तो वो शायरों और फिक्शन निगारों के यहाँ बेहतर तरीके से इंसानी नफ्सियात समझ में आ जाती है। और इसीलिए ये मैंने इसकी आप समझ लें कि इसकी जितनी ईंटें हैं वो मेरे शेर के मिसरे भी हैं। अच्छा। मेरे नावल की लाइनें भी हैं। इस इमारत को देख के कुछ शेर? अब मैं इसी अचानक जो आप इस तरह से शेर सुनाने का वो कह देती हैं। मेरी एक नज़्म है वो पूरी कि सफ़ीरे लैला यही खंडर हैं जहाँ से आगाज़ दास्तां है, ज़रा सा बैठो तो मैं सुनाऊँ फसील करिया के सुर्ख पत्थर और इन पे अजदर निशान बुर्जें गवाह करिया की अजमतों की, चहार जानब नखील तूबा और इनमें बहते फरामा चश्मे, बुलंद पेड़ों के ठंडे साए थे, शाख जैतून इसी जगह थे। तो बहुत सारी मेरी नज़में जो हैं वो हैं ही इमारतों पे और हैं ही। एक महरोली की बाग है नज़म, उस पर भी मैंने बहुत इसी इमारतों के हवाले से बात की है। तो वाह नातिक साहब, आपने तो माहौल बना दिया इस इमारत के स्ट्रक्चर और अपनी नज़म के। नातिक साहब, शायर हजरात के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी दिल फेंक होते हैं, तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? देखिए, दिल फेंक तो कमोबेश सभी होते हैं। हाँ, आम इंसान भी होता है। लेकिन शायर चूँकि ज़्यादा जमालियात पसंद होता है तो वो एक ही जगह पे गुजारा कम करता है। तो फिर आपको ज़िंदगी में कितनी मोहब्बतें हुई? और वो इजहार भी कर देता है, दूसरे कम इजहार कर देते हैं। मुझे भी हुई, काफ़ी हुई हैं, और वो साथ साथ चलती रहती है। जैसे ज़माना गुज़रता है नए दोस्त बनते हैं,
पुराने पर्दे से हट जाते हैं, वो अपनी मसरूफियात हो जाती है। देखें ना आप जिन लोगों से बचपन में मिले हैं तो वो अपने अपने दूर दूर निकल गए, उनके काम हैं कुछ, तो आगे बढ़ते हैं तो नए कोलीग मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, तो उनसे दोस्तियाँ हो जाती हैं, तो उनमें से किसी न किसी से फिर नई मोहब्बत भी हो जाती है। नातिक साहब, हमने आज के दिन आपके साथ गुजारा तो मैंने देखा कि आप एक इंतहाई सादा कैजुअल किस्म के इंसान हैं, लग्जरियस से दूर रहते हैं आप। इसकी क्या वजह है, जबकि आपका एक ख़ास नाम है, दुनिया भर में आप अपने आप को मनवा चुके हैं अदब के हवाले से? वो इसलिए है कि अदब दरअसल ज़िंदगी के हक़ाइक़ को जानना है, हकीकत को जानना है। तो ज़िंदगी की हकीकत है, परिंदे हैं, शजर हैं, पहाड़ हैं, ज़मीनें हैं, वो जो हम बुनियादी ज़रूरियात इस्तेमाल करते हैं, पानी है, रोशनी है। तो शायर और जो मेरे ख़्याल में जेन्युइन आर्टिस्ट होगा, वो चूँकि ज़िंदगी को समझ चुका होता है कि ये तसन्नो, ये लेविश गाड़ियाँ, ये फ़लाँ ये अपने ऊपर एक बोझ लादना होता है, जैसे कोई गधा अपने ऊपर एक बोझ लाद ले जानबूझ के। ये ज़िंदगी नहीं है। वो ज़िंदगी नहीं है, वो ऐसे ही अपने आप को कलफ में रखना, कोई तंग रहना। तो आप जैसे खुदा ने आपको बनाया, आसानी से आप चलें फिरें, अपनी मर्ज़ी से जिएँ। अगर आपने ज़िंदगी भी दूसरों की मर्ज़ी से गुजारनी है तो बस छोड़ें, फिर आपकी ज़िंदगी तो ना हुई। नातिक साहब, आपने काफ़ी हद तक अपने आप को दुनियावी चीज़ों से लिबरेट किया हुआ है, तो माशाल्लाह से आपने अदब में काम किया, नाम भी कमाया। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? मेरी ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा मुल्क हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ पे सब लोग खुश हों और लोगों के कम अज़ कम उन पे जुल्म ना किया जाए, एक आदलाना मुआशरा कायम हो जाए। मेरी एक ख्वाहिश थी ज़िंदगी में कि मैं एक ऐसा शहर बनाऊं जहाँ पे सब लोग एक ही तर्ज़ ज़िंदगी गुजारें, कोई उनका आका ना हो, कोई ग़ुलाम ना हो, कोई मताहत ना हो, कोई तो अपने अपने काम करें और उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो और वो दरख्तों से, परिंदों से भरा हुआ हो। नातिक साहब, हमारे प्रोग्राम के एंड पे हम पहुंच चुके हैं और बड़ा खुशगवार और बड़ा बेहतरीन दिन हम आपके साथ हमने गुजारा। मैं चाहूँगी कि जाते जाते आपका बेहतरीन कलाम। देखिए, बेहतरीन तो मैं अपना सारा ही कलाम कहूँगा, लेकिन जो आपके दिल के करीब हो। मैं कत्ल हो गया अगर गुलाब बेचते हुए, मैं कत्ल हो गया अगर गुलाब बेचते हुए, सबा को मेरा हुक्म है गुलों को पालती रहे। वाह, बहुत खूब। नाज़रीन, आज हमारे साथ अली अकबर नातिक साहब मौजूद थे। इनका कलाम, इनके खूबसूरत अल्फाज, जहां उन्होंने बहुत एक सहर अंगेज़ माहौल बनाया, वहीं इनकी डायनामिक पर्सनालिटी को भी आज हमने जाना। बहुत सादा तबीयत के हैं लेकिन अदब में बाकमाल काम कर रहे हैं और ऐसे ही लोग पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का सरमाया है। अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा। मुझे अपनी होस्ट नौशीन तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।